नमस्कार, करियर की बातें कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत। मैं हूं आपके साथ जयश्री मिश्रा। युवाओं के सपने और संभावनाओं के बीच जो सेतु बनता है वही है सही करियर मार्गदर्शन, और कार्यक्रम के माध्यम से हम वही बॉन्ड, वही सेतु बनाने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम में हमारे साथ करियर एक्सपर्ट होते हैं, करियर काउंसलर होते हैं, जो आप तक तमाम अहम जानकारियां पहुंचाते हैं ताकि बच्चे और उनके माता पिता करियर ऑप्शन सही तरीके से चुन सकें। और आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे, हम बातचीत खासतौर से करेंगे करियर इन लॉ किस तरह से बनाया जा सकता है, क्योंकि 12th बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और अब बच्चों को चिंता ये है कि आगे हमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। करियर इन लॉ किस तरह से हो, इस पर चर्चा करने के लिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के डीन इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन प्रोफेसर डॉक्टर भारत। वेलकम टू आवर स्टूडियो सर। नमस्कार मैडम, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। करियर काउंसलर के रूप में हमारे साथ आज मौजूद हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं अमित जी, जो हमारे साथ आज यहाँ मौजूद हैं। वेलकम टू आवर शो सर। नमस्कार। हम चर्चा शुरू करेंगे, बातचीत शुरू करेंगे। करियर इन लॉ किस तरह से हो, पंजाब यूनिवर्सिटी खासतौर से बेहद रेप्यूटेड है और हर बच्चा चाहता है कि हमें लॉ में एडमिशन पंजाब यूनिवर्सिटी में मिल जाए। तो हम किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता, पात्रता, और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम क्रैक कैसे हो। प्रोफेसर भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम कानून के क्षेत्र में पढ़ाई की बात करते हैं तो मुख्यतः हमारे पास दो तरह के रास्ते निकल कर आते हैं। पहला रास्ता, जिस बच्चे ने 10+2 का एग्ज़ाम दिया है वह बच्चा चाहे साइंस बैकग्राउंड का हो, चाहे उसने 10+2 आर्ट्स से की हो, या उसके पास कॉमर्स विषय से संबंधित उसने ज्ञान अर्जित किया हो, वह तीनों ही क्षेत्र से जो बच्चे 10+2 चाहे वो CBSE से करते हैं, चाहे वो ICSE से करते हैं, या किसी राज्य के बोर्ड से करते हैं, कोई भी मान्यता प्राप्त रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड होता है, वह सब बच्चे 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए एलिजिबल रहते हैं। जब हम 3 ईयर लॉ प्रोग्राम की बात करते हैं तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है उसमें बच्चे के पास पहले ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, चाहे ग्रेजुएशन आर्ट्स में हो, साइंस में हो या कॉमर्स में हो। कोई भी व्यक्ति जिसने वो ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की होती है तो वह एलिजिबल हो जाता है। परंतु जिस प्रकार से आपने जिक्र किया 10+2 के एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं, तो जहाँ तक पंजाब विश्वविद्यालय का प्रश्न उठता है तो पंजाब विश्वविद्यालय आगामी 26 अप्रैल को अपना 2026 का एंट्रेंस टेस्ट 5 ईयर लॉ प्रोग्राम के लिए कंडक्ट करने जा रहा है। जहाँ तक पंजाब विश्वविद्यालय की बात है, हमारे विश्वविद्यालय में 360 सीटें पंजाब यूनिवर्सिटी के कैंपस में हैं, जिसमें से 180 सीटें 180 सीट्स BA LLB प्रोग्राम के लिए हैं और 180 सीट्स BCom LLB प्रोग्राम के लिए हैं। ये जो टेस्ट होता है, इस टेस्ट के माध्यम से हम 1.5 घंटे में 100 प्रश्न बच्चे से पूछते हैं। इससे अभिप्राय निकलता है कि 90 मिनट के अंदर बच्चे ने 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, और इस प्रतिस्पर्धा की दौड़ में वह बच्चा अपनी काबिलियत के दम पर, अपने हुनर के एहसास से सफलता की ऊंचाइयों को छूने का प्रयास करते हैं। जी अमित समाज जी, जिस तरीके से प्रोफेसर भारत ने बताया कि आप एडमिशन ले सकते हैं आगामी पंजाब यूनिवर्सिटी में, तो अप्रैल में होने वाले हैं एंट्रेंस। जब आपके पास एज अ करियर काउंसलर आप काम कर रहे हैं तो बच्चे आते हैं, तो आप उनको किस तरीके से मोटिवेट करते हैं या क्या जानकारी देते हैं कि बच्चों को ये पता चले कि उन्हें किस तरीके से अपना करियर ऑप्शन चुनना है, और ख़ास तौर से कानून की अगर बात की जाए, लॉ अगर उन्हें लेना है तब? सबसे पहले तो बच्चे का हम खुद का इंटरेस्ट देखते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है, बच्चा जाना किस चीज़ में चाहता है। कई बार पेरेंट्स होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को ही बच्चों पे थोप देते हैं
कि नहीं मेडिकल लेना है, नॉन मेडिकल लेना है, या फिर आफ्टर +2 जैसे बीएससी करनी है या यूपीएससी में जाना है, या हम सबसे पहले तो पेरेंट्स को ही गाइड करते हैं कि बच्चे को कभी भी बच्चे के ऊपर थोपना नहीं है, बच्चे का खुद का इंटरेस्ट देखना है। फिर आजकल बहुत सारे करियर गाइडेंस के लिए भी ऑनलाइन भी और चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बड़े शहरों में करियर गाइडेंस के लिए बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं, तो उनसे भी आप करियर की गाइडेंस ले सकते हैं। जहाँ तक एलएलबी का है तो हमें ये लगता है कि एलएलबी सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस है। एलएलबी में जो भी जॉब्स या प्रैक्टिस भी करते हो तो इसमें पावर भी है, इसमें पैसा भी है, एक ऐसा फील्ड है, और मुझे नहीं लगता कि ऐसा फील्ड कोई है जिसमें पावरफुल जॉब्स भी हैं और इन टर्म्स ऑफ मनी भी जो इतना लुक्रेटिव तो लॉ की डिग्री अगर आप लेते हैं और लॉ में अगर करियर आगे बढ़ाते हैं तो आपको पावर और पैसा, जिसकी चाहत हर किसी को होती है, सारा कुछ मिल सकता है। आप अपने सुझाव, करियर की बातें, इसमें और क्या प्रोग्राम में आप देखना चाहते हैं, किस विषय पर चर्चा चाहते हैं, अपने विचार भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 9417242224। इस नंबर पर आप हमें अपने वीडियो बाइट्स भी भेज सकते हैं, अपने मैसेज लिखकर टाइप कर सकते हैं कि आप इस कार्यक्रम में और किस तरह की चर्चा का चाहते हैं और किस तरह के ऑप्शंस करियर के हों जिस पर आप चर्चा चाहते हैं, बातचीत चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, या फिर आपके पास अगर कोई सवाल है या आप कोई अपना प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज भेज सकते हैं। प्रोफेसर भारत, हम बात कर रहे हैं आज करियर इन लॉ। जैसा कि अमित सिमार जी ने बताया कि पैसा भी है, पावर भी है, और आज ये तो दोनों ही चीज़ें हर किसी को चाहिए। तो बच्चे सेल्फ एनालिसिस करते हैं, क्या एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर उन्हें फोकस करना चाहिए? जहाँ तक सेल्फ एनालिसिस की बात है, जैसा अमित जी ने हमको बताया कि सबसे पहले हमें बच्चे की इच्छा, बच्चे के मन की जो बात है, बच्चा किस क्षेत्र में आगे बढ़कर अपना नाम बनाना चाहता है, किस क्षेत्र में आगे बढ़कर वह काम करना चाहता है, हमें उस क्षेत्र को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। और उस प्रयास करने की कड़ी में हमें बच्चे को उस प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए ताकि वह अपने मन को टटोल सके, अपने मन से पूछ सके और पूछ के इस पटल पर पहुंच सके कि वह किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। जिस प्रकार से कहते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समुंदर की तलाश कर। क्या बात है। तो बच्चा जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है, हमें उसको सवा करने की आवश्यकता है, हमें उसको प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। हमें जरूरत है कि हम उसके मनोबल को कभी भी ना गिरने दें, कभी भी उसको इस प्रकार का एहसास ना होने दें कि वह अकेला है या कमजोर है। जी। अब प्रोफेसर भारत, हम एग्जामिनेशन की बात करें, अगर पंजाब यूनिवर्सिटी के खासतौर से करियर इन लॉ की आज हम चर्चा कर रहे हैं, तो अगर जो बच्चे इस बार अटेम्प्ट करने जा रहे हैं प्रश्न पत्र को, तो वो जैसे रीजनिंग भी आती है, तो और किस तरह से प्रश्न पत्र को अटेम्प्ट करें कि उनको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सके, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जहाँ तक हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसा मैंने बताया था कि इसमें 100 नंबर का पेपर आता है और 100 नंबर का पेपर है और उसमें 100 ही प्रश्न होते हैं। परंतु हमें देखना होगा कि ये 100 प्रश्न किस किस एरिया से आते हैं, कौन कौन से डाइवर्स फील्ड से आते हैं। जब हम इसका स्प्लिट अप देखते हैं तो मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि 40 प्रश्न जो हैं वह कानून से संबंधित विषय से आते हैं। 40 क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ लॉ। 40 प्रश्न उसी तरह से करंट अफेयर्स के और जनरल नॉलेज से आते हैं। 10 प्रश्न रीजनिंग के हैं और 10 ही प्रश्न अंग्रेजी भाषा के हैं। तो 40 जमा 40 जमा 10 जमा 10 कुल बनता है 100। परंतु बच्चों को ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन 100 प्रश्नों को करने के लिए समय अंतराल 90 मिनट का है, और अगर कोई एक प्रश्न गलत होगा तो इसमें नेगेटिव मार्किंग के चलते उनके 0.25 मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि बच्चों को कई बार पता नहीं होता और वो चाहते हैं कि मैं सभी प्रश्न अटेम्प्ट कर लूं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रोफेसर भारत जिस तरह से बता रहे हैं, आप पूरा ध्यान रखेंगे एग्जामिनेशन हॉल में। आपको सभी प्रश्न अटेम्प्ट नहीं करने हैं, जो आते हैं वो ही अच्छी तरह करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। प्रोफेसर भारत,
और इसमें बच्चों को नेगेटिव मार्किंग जिस प्रश्न का उसको कॉन्फिडेंस है जी। उसी प्रश्न का उत्तर दे। और जो OMR शीट की मैंने बात आपको बताई थी, उस OMR शीट में गोला बच्चा ठीक तरह से भरे, अपने सोच समझ से सूझबूझ के बाद जब वह निर्णय कर लेता है कि यही उत्तर सही है, तभी उसको उस गोले को भरना चाहिए। क्योंकि OMR शीट का जो गोला भरना है वो जो साइंटिफिक इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है, उस OMR शीट की स्कैनिंग है, तो वह स्कैनिंग तभी होगी जब बच्चे ने उस OMR शीट के गोले को ठीक प्रकार से ये भरा बहुत होगा। महत्वपूर्ण बात है। अमित समाज जी, मैं आप पर आती हूँ। इस बार किसी भी एग्जामिनेशन की बात की जाए, ये तो हम ख़ासतौर से लॉ की बात कर रहे हैं, लेकिन एग्ज़ाम्स में जब हम जाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग कितना इम्पैक्टफुल होता है, और बच्चों को आप किस तरीके से समझाते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए, नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचा जाए? आज के दिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बच्चों का इतना ज़्यादा कंपटीशन है, बच्चों के ध्यान रखना चाहिए कि एक गलत क्वेश्चन ही उनका एडमिशन रुका भी सकता है और एक सही क्वेश्चन की वजह से उनका एडमिशन हो भी सकता है। सबसे पहले तो एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन अटैम्प्ट करें जिस पे आपको 100% श्योरिटी है कि ये मेरा ठीक ही होगा। उसके बाद आप रिस्क ले सकते हैं 5-7 ऐसे क्वेश्चंस में जिसका आपको ये लगे कि ऑप्शन देख के एलिमिनेट करने का तरीका होता है। हम भी स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से अगर उनको लगे कि 2 ऑप्शन तो मैं श्योर हूँ कि ये 2 ऑप्शन तो है ही नहीं, बाकी 2 ऑप्शन में से कोई भी एक आप टिक कर सकते हो। जब ये पता हो कि 2 ऑप्शन नहीं है, कभी भी हिट एंड ट्रायल नहीं करना, अंधाधुंध तरीके से कभी भी वो नहीं करना कि ABCD करके कर दे, क्योंकि एक सही क्वेश्चन आपको 100 रैंक पीछे ले जाता है, एक गलत क्वेश्चन आपको 100 रैंक पीछे, ऐसा कई बार हो जाता है। तो उन्हीं क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा सा रिस्क ले लेना चाहिए जिसमें आपको श्योरिटी है कि इन 2 में से एक आंसर है और इन 2 में से एक नहीं है। जी प्रोफेसर भारत, हम अगर स्ट्रीम की बात करें तो कौन से बच्चे हैं, किसी भी स्ट्रीम के बच्चों को लॉ की ओर जाना चाहिए, या ख़ासतौर से अगर ह्यूमैनिटी की बात करें या बच्चा साइंस से है, नॉन मेडिकल से है, तो वो लॉ अगर करना चाहता है तो क्या डायरेक्टली वो इंटरव्यू दे सकता है, एग्जामिनेशन में बैठ सकता है? जी, कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता है, जैसा मैंने आपको पहले बताया, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से है, आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ के आया है, या कॉमर्स बैकग्राउंड से है, चाहे उसने हिस्ट्री पढ़ी, इकोनॉमिक्स पढ़ी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी, सोशियोलॉजी पढ़ी, कोई भी विषय उसने आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ा है, तो वह बच्चा अपनी काबिलियत के एहसास पे, अपनी इच्छा की बल पर वो कानून के अंदर अपने भविष्य को बनाने के लिए आ सकता है। जी अमित समाज जी, लॉ अपने आप में एक बहुत पावरफुल है। एक तो हमें बहुत आराम से पता है कि अगर LLB कर ली है तो आप एक वकालत कर सकते हैं, जो कि एक वेल नोन प्रोफेशन है और काफ़ी नाम भी है, पैसा भी है। लेकिन इसके इतर अगर देखा जाए, LLB करने के बाद और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके बारे में हमारे युवाओं को बताएं। LLB करने के बाद सबसे पहले तो जुडिशरी में आप जा सकते हैं स्टूडेंट्स। जुडिशरी के लिए हर स्टेट अपना अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, जिसके लिए उस स्टेट की लैंग्वेज, लाइक आप पंजाब का दे रहे हो तो पंजाबी लैंग्वेज चाहिए, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान का दे रहे हो तो हिंदी लैंग्वेज चाहिए, इंग्लिश सबके लिए कंपलसरी है। तो आप जुडिशरी में जा सकते हो। आज के दिन LLB करने के बाद 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 3 साल कोर्ट में प्रैक्टिस करो, उसके लिए आप एलिजिबल हो। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की पोस्ट आपको मिलेगी अगर आप एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो तो। उसके अलावा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी में जा सकते हो, जिसको हम सरकारी वकील भी बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बोलते हैं। उसके बाद आजकल हर गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर रखते हैं, उसके लिए भी अलग अलग जो स्टेट की सरकारें हैं वो एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है, उसमें आप जा सकते हो। बैंक्स में लॉ ऑफिसर रखते हैं, IBPS उसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, उसमें आप जा सकते हो। इंश्योरेंस कंपनीज जो भी हैं, PSUs लाइक LIC, वो भी आज के दिन लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती हैं। इसके बाद आर्मी में, नेवी में और एयरफोर्स में, ITBP जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और मिलिट्री फोर्सेस हैं, इसमें आप जज एडवोकेट जनरल JAG का एग्ज़ाम होता है, वो आप दे सकते हो, उसमें आप जा सकते हो। अगर आपको गवर्नमेंट फील्ड में नहीं जाना, अगर आपको ज़्यादा चाहत है कि मेरे को भाई पैकेज अच्छा मिले, मनी माइंडेड, मतलब थोड़ा आप जाना चाहते हो पैसे की साइड, तो आप कॉरपोरेट लॉयर आप उसमें जा सकते हो। आज के दिन हर जो बड़ी कंपनीज हैं प्राइवेट, उनके लीगल एडवाइज़र अलग से हैं, उनके जो लॉयर्स हैं वो अलग से हैं, उसमें आप जा सकते हो।
और व्लॉगर आप जा सकते हो। आज के दिन लॉ के जो सोशल मीडिया पे भी लॉ का इतना कुछ है, कंटेंट्स आप डाल सकते हो। तो न्यूमरस फील्ड्स हैं इसमें। यूएनओ भी जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उनको इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी देता है, वो भी हाईली पेड स्टाइपेंड देते हैं। आज के दिन हाई कोर्ट्स में भी हर जस्टिस के पास 2-2 LR होते हैं, लॉ रिसर्चर, उसमें आप जा सकते हो। बहुत सारे मतलब जिस तरीके से आपने बताया वृहद क्षेत्र है, करियर इन लॉ की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास जहां हम जा सकते हैं। हमारे बहुत युवाओं वाइड को, फील्ड है और मतलब पैसा भी मिलेगा और अगर वो चाहें तो पावर भी है ही। तो बेहतरीन फील्ड है करियर इन लॉ। अगर बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें किस तरह की सावधानी प्रोफेसर भारत रखनी चाहिए, स्पेशली लॉ के लिए? जहाँ तक सावधानी की बात है तो हमको लगता है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। बेहतरीन। मैं ये कहना चाहूँगा कि देर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो लॉ का क्षेत्र है या किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी बात करें, तो जितना गुड़ डालेंगे उतनी मिठास होगी। तो जितना बच्चा मेहनत करेगा, ईमानदारी से मेहनत करेगा, अपनी निष्ठा से मेहनत करेगा, अपनी संतुष्टि के लिए मेहनत करेगा, तो निसंदेह सफलता उसके कदमों को चूमेगी। जी अमित सिम्हा जी, LLB के बाद अगर एजुकेशनल वे में बच्चा आगे बढ़ना चाहता है, करियर ऑप्शन एज अ एजुकेशन आगे कराना चाहता है, तो क्या कुछ हो सकता है? PhD है या LLM भी सुनते हैं, तो वो किस तरह से है और क्या है उसके बारे में विस्तार से? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो आप एजुकेशनल फील्ड में ही आगे, एकेडमिक फील्ड में ही आगे अपने आप को आप देख सकते हो। एक इसमें लॉ रिसर्चर के उसमें भी आप जा सकते हो। अगर आपको टीचिंग में जाना है, एजुकेशन एकेडमिक फील्ड में जाना है, तो LLB के बाद मास्टर कोर्स होता है LLM, वो आप कर सकते हो। पंजाब यूनिवर्सिटी भी LLM का कोर्स ऑफर करती है और जो NLUs है, नेशनल यूनिवर्सिटीज़, वो भी LLM का कोर्स ऑफर कर सकते हैं। उसके बाद आप PhD में जा सकते हो अगर आपका रिसर्च में आपका इंटरेस्ट है तो। और LLM के साथ साथ और PhD के साथ साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो UGC है, वो नेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। आप उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। प्रोफेसर भारत, चैलेंजेस बहुत सारे हैं आज के टाइम में, युवाओं के सामने भी और उनके माता पिता के सामने भी, क्योंकि करियर ऑप्शन तो बहुत हैं, लेकिन बच्चे किस तरह से सही दिशा पकड़ें ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आज बच्चों को किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, सही दिशा वो पकड़ सके और अपना करियर ऑप्शन चुन सके? जहाँ तक माता पिता के कंधे पे बोझ की बात आती है, तो मेरे को लगता है माता पिता की ये जिम्मेवारी बनती है कि वह बच्चे को सुमार्ग की ओर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करें। वह बच्चे को उस मार्ग पर आगे बढ़ने को प्रेरित करें जिस मार्ग पे चलने से न केवल सफलता मिलेगी, अपितु उस बच्चे को इस बात का एहसास होगा कि वह धर्म के मार्ग पे चल रहा है, वह नैतिकता के पथ पर चल रहा है। कई बार हमें इस जीवन के अंदर इस प्रकार के प्रलोभन मिलते हैं, शॉर्टकट्स मिलते हैं, जिससे कि हम राह भटक के गलत रास्ते पे चले जाते हैं या किसी ना किसी प्रकार के अनफेयर मीन्स को यूज करके सफलता की सीढ़ी चढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरे को लगता है माता पिता चाहे किसी भी क्षेत्र से आते हों, परंतु जिस प्रकार का संस्कार बच्चों को आज आवश्यकता है, तो वह है उनको नैतिकता के पथ पर आगे बढ़ने की। जिस प्रकार से हम देखते हैं आज पूरी दुनिया के अंदर AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात चलती है। हर क्षेत्र में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, परंतु मेरे को लगता है आज का जो प्रश्न है वह AI वर्सेस AI है। एक AI से हमारा अभिप्राय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है और दूसरे AI से हमारा अभिप्राय एकेडमिक इंटेग्रिटी से है। तो अगर हम बच्चे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बजाय एकेडमिक इंटेग्रिटी की राह पे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, उसको बताएंगे कि सुअवसर सुगम पाथ पर बढ़कर ही मिल सकता है, लंबे तौर पे सफलता तभी मिलेगी, तो मेरे को लगता है वह संस्कार सबसे बड़ा संस्कार होगा। जी अमित सिम्हा जी, एज अ करियर काउंसलर आप हैं, तो बच्चे अगर ह्यूमैनिटी लेकर के लॉ में आते हैं और अगर अपना स्ट्रीम चेंज करते हैं, तो क्या कुछ वेटेज उनको मिलता है अगर ह्यूमैनिटी से आ रहे हैं या फिर नॉन मेडिकल या बायो लेकर के और उसके बाद वो चेंज ओवर कर रहे हैं? इसमें हमने भी बहुत इसमें बड़ी रिसर्च करी है सालों साल की। इसमें क्या है कि जिस बच्चे के पास +2 में मेडिकल या नॉन मेडिकल है,
हमें लगता है कि वो बच्चा आर्ट्स वालों से भी एक्सेल कर जाता है अगर वो एलएलबी का कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देता है, क्योंकि जिस बच्चे ने +2 में मैथ्स पढ़ा है, फिज़िक्स पढ़ी है और केमिस्ट्री पढ़ी है, उसकी जो माइंड की फैकल्टीज़ हैं वो आई थिंक दे आर मोर डेवलप्ड है ना आर्ट्स वालों से। तो वो बच्चा जैसे लॉजिकल रीजनिंग आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, वो स्टूडेंट्स इजीली सॉल्व कर लेते हैं एज़ कम्पेयर टू लो। और जो फिज़िक्स और मैथ्स वाला बच्चा जब आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ता है या जनरल नॉलेज पढ़ता है तो उनके लिए वो ईजियर है, उनकी सिटिंग भी ज़्यादा है। तो हमें लगता है कि स्ट्रीम कोई भी हो तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, डेफिनेटली इसमें नॉन मेडिकल वालों को थोड़ी सी मतलब जब वो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा एडवांटेज होती है इसमें। इस करियर में टेक्नोलॉजी की अगर ख़ास तौर से बात की जाए तो क्या कुछ महत्व दिखाई देता है आपको? मैम अब देखो, अब तो हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, एआई का रोल है, जैसे सर ने बोला, बट 100% भी नहीं, अपनी भी अब एकेडमिक इंटीग्रिटी को उसमें रखना चाहिए। तो टेक्नोलॉजी तो आजकल जैसे अब किसी बच्चे ने जुडिशरी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है तो पहले तो क्या था कि जहाँ से आपने कोचिंग करनी है या जो भी किसी से गाइडेंस चाहिए तो शहर में जाना पड़ता है, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या लखनऊ, जयपुर। अब आज के दिन तो आप घर बैठ के कहीं से भी किसी चीज़ का एक्सेस लेके ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हो। तो एक बूम आ गया टेक्नोलॉजी में जिससे बच्चों के लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसमें जो स्पेशली जो लोअर मिडिल क्लास जो है या जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए बहुत बेनिफिट है। नहीं तो कोचिंग के लिए आपको जाना है, बच्चे को पीजी भी लेना है, बच्चे को फूड का भी देखना है ना, बच्चे को ऑफलाइन चीजें हैं, हाँ जी, फीस भी ज़्यादा है। हाँ जी, ऑनलाइन में घर बैठ के आपको सिर्फ एक टैब लेना है या फिर फ़ोन पे, लैपटॉप पे आप क्लास लगा सकते हो। ये एक बहुत यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहूँगी, महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रोफेसर भारत आपसे कि बच्चे जो है आजकल ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या ज़्यादा फ्रूटफुल होता है प्रोफेसर भारत? देखिए, हमको ये लगता है कि टीचर इज़ अ पर्सन हु हैपन्स टू बी अ लर्नर। आपके अंदर सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपका संकल्प दृढ़ होना चाहिए, और उसके बाद अगर आपको कंसंट्रेशन ऑनलाइन क्लास में मिलती है तो हमको लगता है ऑनलाइन क्लास भी ऑफलाइन क्लास के बराबर की है। पर ऑनलाइन क्लास में अगर आपको इंटरेक्टिव सेशन का एक अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, एक ऐसा मंच प्रदान किया जाता है जहाँ पे आप अपने जिज्ञासा को, अपने प्रश्नों को, अपने डाउट्स को सॉल्व करवा सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो ऑनलाइन मंच भी बहुत हद तक ऑफलाइन मंच के बराबर आ जाता है। यानी कि दोनों ही फ्रूटफुल हैं। बात बच्चे पर आती है कि आप कितनी मेहनत करेंगे, वही बात, कितना गुड़ डालेंगे मीठा उतना ही होगा। अमित समार जी, चैलेंजेस की बात कर लेते हैं। बच्चे जो है वो लॉ में जाना चाहते हैं, बहुत सपने लेके जाते हैं, युवाओं के सपने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन चैलेंजेस उनको पता नहीं होते हैं कि आगे जाकर के किस तरह के चैलेंजेस आ सकते हैं। तो वो बच्चों को अभी अवेयर करने के लिए बताएं कि क्या चैलेंजेस उनको आ सकते हैं। मैम बिल्कुल, एक सही डिसीजन आपकी लाइफ चेंज कर देता है। पहले तो बच्चे को, पेरेंट्स को स्पेशली लॉ के फील्ड में जाना है। नो डाउट बच्चे का इंटरेस्ट तो देखना ही है, सबसे ज़्यादा हमने प्रायोरिटी किसको देनी है, बच्चे के इंटरेस्ट को, कि बच्चा क्या चाहता है। उसके बाद आपके आसपास कोई एडवोकेट है आपके नोन में, आप उससे गाइडेंस ले सकते हो, किसी करियर जो काउंसलर है उससे गाइडेंस ले सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, जुडिशरी के एग्ज़ाम्स की इन्फॉर्मेशन आपके पास ऑनलाइन है ना, तो आप कंपेयर कर सकते हो। बेसिकली आपको कंपैरिजन करना चाहिए। अगर मैं बीटेक करता हूँ, एमबीए करता हूँ, एलएलबी करता हूँ, तो आपको लिख लेना चाहिए इसमें क्या पॉजिटिव है, इसमें क्या नेगेटिव है, और आगे आने वाले टाइम में किस चीज़ में ज़्यादा स्कोप है। देखो जो चैलेंजेस हैं वो तो सब फील्ड में है, लॉ में भी है, आप अगर इंजीनियरिंग में जाते हो उसमें भी, हर चीज़ में आज के दिन चैलेंजेस हैं मैम। तो बच्चे को चैलेंजेस फील्ड में है, उनको चैलेंजेस फेस करना आना चाहिए। और हम करियर की बातें में तमाम विषयों पर चर्चा करते हैं, करियर से जुड़े तमाम जो ऑप्शंस है उस पर चर्चा करते हैं। व्हाट्सएप नंबर हमारा आप नोट कर लें। आप भी अगर किसी तरह के करियर से परेशानी से जूझ रहे हैं, करियर की जानकारी चाहते हैं, तो हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पर 9417242224। इस नंबर पर आप वीडियो बाइट्स भी भेज सकते हैं, आप लिखकर अपना मैसेज भेज सकते हैं। किस विषय पर आप चर्चा चाहते हैं वो भी हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से उस विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, सही जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। प्रोफेसर भारत, आप अगर एक मैसेज देना चाहें करियर जो बच्चे बिल्ड कर रहे हैं उनके लिए, तो आप क्या देना चाहेंगे? जहाँ तक मैसेज का प्रश्न उठता है, हम तो यही कहेंगे, कोई भी क्षेत्र, कोई भी कार्य, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती और कोई भी चीज़ बड़ी नहीं होती।
The only thing that I want the youth of the day is that they should follow the path of integrity, character, honesty, loyalty. हमारी पहचान हमारे चरित्र से है, चित्र से नहीं है। तो फोटो कैसी भी हो, चित्र में किसी भी प्रकार के रंग हों, परंतु अगर आपका चरित्र पे दाग होगा तो वह चित्र किसी काम का नहीं होगा। तो चित्र के लिए नहीं, चरित्र के लिए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। जी, चलते चलते अमित समार से भी एक छोटा सा मैसेज अपने युवाओं के लिए और उनके माता पिता के लिए एज अ कैरियर काउंसलर आप क्या कहना चाहेंगे? जो भी फील्ड बच्चों ने चुनना है, जो भी चुनना है, पहले तो पेरेंट्स को है कि उनको बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन ना लगाएं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएं जितनी ज़रूरत है। जो भी फील्ड आप चूज़ करोगे, सब फील्ड में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ये मत सोचना कि कोई भी फील्ड इजी है, आप आर्ट्स ले लो, कॉमर्स ले लो, मेडिकल, नॉन मेडिकल, सभी में आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा और सभी फील्ड में चैलेंजेस को भी फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो तैयार रहें चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए। बिल्कुल, यानी 12th के बाद बच्चों को, युवाओं को तैयार रहना है इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, लेकिन घबराना नहीं है, मेहनत करना है। सही दिशा में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। आप इस कार्यक्रम को हमारे तमाम चैनल्स पर देख सकते हैं, सैटेलाइट चैनल्स पर, और चंडीगढ़ डीडी पर देख सकते हैं, डीडी पंजाबी, डीडी हरियाणा पर हमारे इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डीडी उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं, सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो hopchandigarh@gmail.com पर हमें लिख सकते हैं ताकि हम इन कार्यक्रमों को और बेहतर बना सकें। हम आपके सुझावों को ज़रूर शामिल करेंगे और व्हाट्सएप नंबर पर भी हमने आपको दिया है जिस पर आप अपने मैसेज दे सकते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दोस्तों को इतनी सारी सही जानकारी देने के लिए। नमस्कार।